गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम के लिए एसएफडी बीएमडी, ठीक है, और उसका एक एग्जांपल देखेंगे। पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा कि प्रोप्ड कैंटिलीवर होता है क्या है, ठीक है, कितनी उसकी डिटर्मिनेसी रहती है, और उसके बाद में अगर किसी प्रोप्ड कैंटिलीवर को के लिए अपन को एसएफडी और बीएमडी अगर बनाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है। तो आज अपन एक एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे और कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको होता है वो अपन करके देखते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था कि जो प्रोप्ड कैंटिलीवर में डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी वो 1 डिग्री का होता है, उसमें जो एक अननोन रिएक्शन होती है उसको निकालने के लिए अपन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन वहाँ होती है वो रहती है कि जो सिंपली सपोर्टेड एंड है वहाँ पे डिफ्लेक्शन का वैल्यू होगा 0। मतलब डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोडिंग डेल्टा ड्यू टू लोड एक्सटर्नल लोड विल बी इक्वल्स टू इन अपोजिट डायरेक्शन डेल्टा बाय रिएक्शन। ये अपन एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। फिर डेल्टा ड्यू टू लोडिंग के लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपन डेल्टा ड्यू टू लोडिंग निकालने के लिए या डेल्टा ड्यू टू रिएक्शन निकालने के लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन ही आएगा तो देखो, क्वेश्चन आएगा तो अगर डिफ्लेक्शन का आएगा तो अपन को डबल इंटीग्रेशन मेथड से यूज़ करना है। अगर प्रोप्ड कैंटिलीवर का आएगा तो अपन को इसमें सिंपल रिजल्ट यूज़ करने होंगे। मैं आपको पिछले चैप्टर में रिजल्ट भी बता चुका हूँ, जिनको वापस से रिवाइज कर देता हूँ। अगर प्रोप्ड कैंटिलीवर है विथ पॉइंट लोड है, अगर मान लीजिए पी लोड लगा हुआ है एंड पे, तो जो थीटा आएगा वो आएगा PL²/2EI, ठीक है। और जो डेल्टा आएगा वो आएगा PL³/3EI। इसी प्रकार यदि कोई प्रोप्ड कैंटिलीवर है विथ यूडीएल उस पर लगा हुआ है यूडीएल, तो जो थीटा आएगा वो आएगा WL³/6EI और WL⁴/8EI, ठीक है कि नहीं। अब अपन इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। तो अपने पास जो एग्जांपल है वो है प्रोप्ड कैंटिलीवर विथ यूडीएल, ठीक है। बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा, इसमें अपन को कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें, ठीक है। ये इसमें चूंकि एग्जांपल है तो इसने क्या कर रखे हैं, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम बना रखे हैं। अपन को वो नहीं देखना है, अपन पहले ये जो डायग्राम है इसको बाद में स्टडी करेंगे। पहले अपन देखते हैं इसमें क्या क्या अपन को अननोन है और कैसे कैसे अपन को निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए इसमें अननोन रिएक्शंस क्या क्या है। इसमें अननोन रिएक्शन है, एक तो यहाँ पे पी फोर्स, अगर मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड सॉरी प्रोप्ड कैंटिलीवर है तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी पी, उसका वैल्यू इसने निकाल रखा है, कैसे आएगा अपन देखते हैं। पी वैल्यू यहाँ पे है, उसके अलावा एक रिएक्शन आर यहाँ पे आएगा और एक एम यहाँ पे आएगा। अपन को तीनों अननोन पता चल जाएंगे तो अपन शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहती है अगर मान लो मेरे को पी का वैल्यू पता करना है तो यहाँ पे P के कारण जो ऊपर की तरफ जो डिफ्लेक्शन होगा इसको बोलते हैं डेल्टा P, वो इक्वल होना चाहिए ये यूडीएल जो लगा हुआ है उसके कारण जो B एंड पे डिफ्लेक्शन आएगा उसके बराबर, तो डेल्टा यूडीएल, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। अब यदि अपन को कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में स्टैंडर्ड रिजल्ट, मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए P एक पॉइंट लोडेड एंड पे, तो P के कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा, देखिए P के कारण जो ऊपर की तरफ जो डिफ्लेक्शन आएगा उसका वैल्यू है PL³/3EI। मैंने बता दिया पॉइंट लोड के कारण तो PL³/3EI, और यूडीएल के कारण जो नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन आएगा बी बिंदु पे उसका वैल्यू होगा WL⁴/8EI, WL⁴/8EI। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो वहाँ पे नेट डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, यस और नो। तो अपन करेंगे, अपन क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। सॉरी थोड़ा ज़्यादा चला गया। तो अपन इसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल मतलब PL³/3EI विल बी इक्वल्स टू WL⁴/8EI। ये दोनों अपन क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इक्वल करने के बाद में अपने पास से आगे देखेंगे कि अपने पास जो P का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे P का वैल्यू जो निकल के आया है, देखिए जो P का वैल्यू निकल के आया है P विल बी इक्वल टू 3/8WL, ठीक है। अब P का वैल्यू निकल गया तो अपन वहाँ से क्या कर सकते हैं, जो अपने पास UDL था, और UDL के कारण यहाँ पे एक तो R हो रहा था जनरेट, और यहाँ पे एक M हो रहा था, ये UDL था, और यहाँ पे एक P वैल्यू था। P का वैल्यू आ गया अपने पास में 3WL/8। देखिए ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में P का वैल्यू आ गया। अब अपन मान लीजिए शेयर फोर्स निकालना, तो शेयर फोर्स के लिए अपन क्या करते हैं, किसी एक एक्स सेक्शन पे जाके शेयर फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो शेयर फोर्स एट बी तो कितना हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर किसी सेक्शन के राइट साइड में कोई शेयर फोर्स है और वो ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो -3/8WL। अगर x दूरी की बात करेंगे, अपन इक्वेशन लिखेंगे तो x दूरी आ जाएगा -p प्लस WX, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए -p प्लस WX। fx की बात करें अगर शेयर फोर्स की बात करें अपन, ठीक है। इसने क्या किया, एक स्टेप खा गया। अपन को करना क्या है, जब अननोन रिएक्शन पता चल गई तो उसके बाद में बची हुई दो रिएक्शन में पता करनी है इक्विलिब्रियम कंडीशन की सहायता से। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन कौन सी है, अब अगर मान लीजिए मैंने x डायरेक्शन में नेट फोर्स को 0 मान रखा है, तो Fy समेशन Fy विल बी 0 और समेशन mz बराबर 0, उससे दोनों अननोन पता चल जाएंगे। और उसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं तो इसने वो स्किप कर दिया, पर अपन को निकालना है, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चले गए तो गलती होने के चांसेस हैं वो बहुत कम रहेंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो x दूरी पे शेयर फोर्स का इक्वेशन आ गया -3/8WL प्लस WX, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, x इक्वल टू एल, एक्स इक्वल टू एल मतलब सीधा एंड पॉइंट पे जाएंगे तो जो शेयर फोर्स एट 8 है उसकी वैल्यू जाएगी 5WL/8। ये रिएक्शन की वैल्यू आ गई भाई, वहाँ पे जो रिएक्शन है उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि जो शेयर फोर्स है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बिंदु भी होगा जहाँ पर शेयर फोर्स का वैल्यू रहेगा 0, ठीक है। जहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 रहता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन है, जो शेयर फोर्स है उसका 0 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 0 निकालने के लिए जो ये इक्वेशन आई है अपने पास में, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। जैसे ही 0 के इक्वल किया तो वहाँ से x का वैल्यू है 3L/8, यानी कि एक ऐसा बिंदु, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव रहा, और ये जो 0 आएगा वो आएगा यहाँ से 3L/8 पे। तो ऐसा एक ट्राइंगल बन जाएगा, और ये ट्राइंगल जब बीम को कट करेगा वो दूरी रहेगी b से 3L/8। देखिए इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको। इसका डायग्राम बन जाएगा ये वाला, ठीक है। देखिए ये डायग्राम बन गया। यहाँ पे जो बी बिंदु पे जो एंड था उसका वैल्यू आया 3L/8, जो ए बिंदु पे आया वो आया 5WL/8, ठीक है। और वो बिंदु जहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 था वो बिंदु निकल के आया अपने पास में 3L/8 दूरी पे, ठीक है। और एक x के साथ वेरी कर रहा है, मतलब इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। 5WL/8 3WL/8 और दूरी आ गई 3L/8, यस और नो। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। ये तो हो गई अपने पास शेयर फोर्स की बातें। अब अपन करेंगे बेंडिंग मोमेंट की बात, ठीक है कि नहीं। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए वही, जो बी बिंदु है वो है अपने पास में सिंपल सपोर्टेड यानी हिंज, यस और नो। तो हिंज के लिए तो बेंडिंग मोमेंट एट बी विल बी 0, ये अपन को पता है, ठीक है। अब अगर x दूरी की बात करेंगे तो x दूरी के लिए जो इक्वेशन आएगी वो आएगी, देखिए जो एंटी क्लॉकवाइज है सेक्शन के वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो पी एक्स वी माइनस WX²/2, x²/2, ये जो इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे इसने सीधा p की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो mx बराबर हो जाएगा 3/8 WLX माइनस WX²/2। अब अगर x इक्वल टू एल की बात करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ गया -WL²/8, -WL²/8, ठीक है। तो ये तो आ गया ए बिंदु पे निकल गया, बी पे आ गया 0, लेकिन इसका वेरिएशन कैसा है, देखिए एक्स स्क्वायर्स और x मतलब एक पैराबोलिक टर्म में इसका वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। अब इसका वैल्यू अधिकतम कहाँ पे होगा और अधिकतम कितना वैल्यू होगा,
उसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है इसको 0 के इक्वल रख देंगे। एक तो ये हो गया अधिकतम निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा अपन को पता है कि जहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अधिकतम होता है या न्यूनतम होता है। तो x इक्वल टू एल 3l/8 पे अगर रखेंगे अपन तो वहाँ से निकल के आ गया प्लस में 9/128 WL²। अब देखिए ये वैल्यू है प्लस में, ये वैल्यू है प्लस में और ये वैल्यू है माइनस में। मतलब कहने का है कि b पे तो माइनस में रहेगा और कुछ बिंदु पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और b पे तो 0 रहेगा ही रहेगा। मतलब ऐसा बिंदु भी आएगा जहाँ पे ये कट करेगा। कट करने के लिए अपन को जो ये इक्वेशन अभी मैंने बताई थी उसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है वो बनेगा तो इस तरीके से, लेकिन अपन को की पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। की पॉइंट कौन कौन से, कि अधिकतम कहाँ पे आ रहा है वो तो अपन को पता चल गया, 3l/8 पे कितनी वैल्यू आ रही है वो भी पता चल गया, लेकिन 0 कहाँ पे आ रहा है, 0 कहाँ पे आ रहा है। तो 0 पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, mx का जो इक्वेशन है उसको 0 के इक्वल रख देंगे। mx का जो इक्वेशन है उसको 0 के इक्वल रख दिया। जैसे ही 0 के इक्वल रखा तो वहाँ से x का वैल्यू निकल के आया 3l/4 और ये x कहाँ से, b से। तो कहने का मतलब है कि b से 3l/8 पे तो मैक्सिमम रहेगा और 3l/4 पे 0 हो जाएगा और इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो x के साथ में वेरिएशन हो रहा है वो स्क्वायर की टर्म में हो रहा है। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो पैराबोलिक टर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटरल इक्वेशन है ये, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो यहाँ पे अपन को दे रखा है, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। देखिए ये अपने पास जो डायग्राम दे रखा है उसमें बी पे तो अपन ने बोला था 0 है, सही, ठीक है। ए पे आ गया माइनस में WL²/8 और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो है 9WL²/128, ठीक है। जो ये दूरी है वो आ गई 3l/8, ठीक है, और ये आ गई अपने पास में 3l/4। अब कोई साहब बोल देगा सर बच्चा, सर ये पैराबोलिक बनेगा, ये कितना स्लोप लेना है, ये कैसे करना है। देखो बेटा ये जो डायग्राम बनता है ये फ्री हैंड बनता है। अपन ने कुछ की पॉइंट डिसाइड कर लिए भाई, जैसे एक बिंदु की दूरी आ गई 3l/8 यहाँ पे 0 पे मिलाना है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम जाना है, फिर यहाँ पे वापस से 0 बनाना है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा फ्री हैंड से, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसके एंगल क्या होगा वो क्या होगा, बस अपन को जो की पॉइंट्स है उसको मिलाते हुए इसको चलना है और एक पैराबोलिक शेप अपन को ऑब्टेन करनी है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई अपने पास में। अब ये जो क्वेश्चन था ये था स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो आप ये रिजल्ट याद भी रख सकते हो। पहली बात तो ये वाले रिजल्ट याद भी रख सकते हो। दूसरा, ये जो अपन ने कंपेटिबिलिटी का यूज किया, ऐसे आप हर क्वेश्चन में कंपेटिबिलिटी इक्वेशन का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। प्रोप्ड कैंटिलीवर के लिए कंपेटिबिलिटी इक्वेशन एक ही है कि जो आपका हिंज सपोर्ट है, ठीक है, ठीक है, उस हिंज सपोर्ट पे जो रिएक्शन है वहाँ पे डिफ्लेक्शन का वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आएगा और रिएक्शन के कारण जो डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा उन दोनों का वैल्यू एक समान होगा अपोजिट में। मतलब एक नीचे जाएगा जितना उतना ही रिएक्शन उसको ऊपर करेगा और नेट डिफ्लेक्शन आएगा 0। ये अपने पास में क्या हो गया, प्रोप्ड कैंटिलीवर का कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। इस प्रकार से आप प्रोप्ड कैंटिलीवर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर यूडीएल के पास में यूडीएल की जगह अगर पॉइंट लोड लगा हो, जैसे यहाँ पे आर रिएक्शन आ जाएगा और पॉइंट लोड को डब्लू लोकेशन पे लगा हुआ हो, डब्लू लोकेशन मतलब डब्लू लोड लगा हुआ कुछ L1 दूरी पे, टोटल हो गई अपने पास में L दूरी, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपने पास में आ गई W, L1 और L, ठीक है। नीचे से जो रिएक्शन आ रही है वो आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन प्रोप्ड कैंटिलीवर, ठीक है। वो कैसे पता करेंगे वो अपन लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कोई बोले कि साहब यहाँ पे W लगा लो, तो बेटा वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, R W के बराबर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि जितना W नीचे लगाएगा उतना R ऊपर लगाएगा, तो R विल बी इक्वल टू W। वो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो W है कुछ अलग लोकेशन पे होगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा पॉइंट लोड का। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।